नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सभी दीजिए, इस चैनल के माध्यम से हमने पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पर श्रृंखला प्रारंभ की है। ये श्रृंखला प्रारंभ करने का मेन उद्देश्य ये है कि जो बच्चे राज्य की सिविल सेवाओं में या फिर आपके यूपीएससी जैसे या कहीं फिर प्रवक्ता जैसे माध्यमिक परीक्षाओं में अपना स्थान बना सके और राज्य की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी अपना कहीं ना कहीं स्थान बना सकते हैं, क्योंकि यहीं से सारथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इसी कड़ी में आप लोगों के सामने भारत के प्रमुख जो अनुच्छेद हैं उनको लेकर हम उपस्थित हैं। उससे पहले हमने भारत के जो प्रमुख अनुसूचियां हैं और उसके भागों के बारे में चर्चा करी थी। आज आपके सामने पुनः चंपा जी आपके सामने उपस्थित है। कक्षा 11 की ये छात्रा है। आज भारत के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत मार्मिक ये रहने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बेटा शुरुआत करिए। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे मूल संविधान कहते हैं। इसमें कुल 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। देखिए दोस्तों, ये वाला जो इन्होंने कहा ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब हमारा जो संविधान जिसमें बना था उसमें जो थे भाग कितने थे आपके 22 भाग और साथ ही 8 अनुसूचियां थी और उसमें 395 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए थे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जिसमें हमारा संविधान को गढ़ा गया था उस समय की बात है। और वर्तमान समय में कितने हैं? वर्तमान समय में 25 भाग, 12 अनुसूची और 450 अनुच्छेद हैं। देखिए भागों की संख्या कितनी बोला? 25 भाग होगी। जहां पर हमारे 22 भाग थे तो हमारे 25 ये भाग ये हो चुके हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इस पर भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 भारत दैट इज इंडिया राज्यों का संघ है। इसमें हमें दो बातों का पता चलता है। पहली, इस देश का नाम भारत या इंडिया है। दूसरी, इस देश की शासन व्यवस्था संघात्मक है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है, जिसके अनुसार भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। आर्टिकल 2 जो राज्य पहले से भारत के नहीं है या विदेशी क्षेत्र हैं, उन्हें भारत में संसद के द्वारा बनाई गई शर्तों के अनुसार शामिल किया जाएगा। ठीक है। इन्होंने जो कहा कि जो आर्टिकल 2 में कि हमने क्या चीज कहा भैया, जो क्षेत्र जो भारतीय संसद के अधीन नहीं थे, जैसे हमने कहा रियासतों की बात करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो गढ़वाल रियासत की बात करें या फिर अजमेर की बात करें, तो ये जो रियासतें थे जो आपके उस समय जो ब्रिटिश भारत के अधीन थे, प्रांतों के अंतर्गत है। तो ये जो कानून बना था जिसके अधीन इसको संघीय सूची के अंतर्गत इनको इन राज्यों को लाने का ये क्या था, एक जरिया था। इसके आधार पर हमने इन राज्यों को इसके अधीन जोड़ा था। जैसे कि 1954 में पुदुचेरी को और 1961 में गोवा को शामिल किया गया। आर्टिकल 3 भारत के किसी राज्य के नाम या सीमा क्षेत्र परिवर्तन संसद के द्वारा ही होगा। इस कार्य को केवल संसद ही करेगी। याद रखिएगा, जब भी हम किसी राज्य का या नाम का निर्धारण की अगर बात करें या फिर इसकी सीमाओं को चेंज करें, तो ये राज्य सरकारें से नहीं कर सकती हैं। अगर ये जो भी इसको चाहे हमारी सीमाओं की अगर बात करें, इनको चेंज करने की बात करें या फिर हम इसके नाम बदलने की बात करें, तो ये संसद में विशेष रूप से संविधान के अंतर्गत संशोधनों के माध्यम से संसद को यह अधिकार है। अन्यथा ये राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं है कि भैया आप अपने राज्यों की सीमाओं को चेंज कर दे, अपने राज्य के नाम बदल दो। इसके लिए एक अध्यादेश लाया जाता है नाम परिवर्तन के लिए या फिर सीमाओं का विस्तार करने के लिए। ये सारा अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। चलिए ठीक है। किसी राज्य को संघीय प्रशासित प्रदेश या संघीय प्रशासित प्रदेश को राज्य में बदलने की जिम्मेदारी भी संसद के पास होगी। आर्टिकल 4 अनुच्छेद 1, 2, 3 में किया गया संशोधन आर्टिकल 368 के अनुसार नहीं होगा। भाग 2 नागरिकता। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक भारत के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति निम्न शर्तों को पूरा करता है, निम्न शर्तों को मानता है, तो वो भारत का नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, जो ये नागरिकता अधिनियम जो आया था, ये कई दफे पूछा जा सकता है कि नागरिकता जो अधिनियम था ये 1955 में आया था, तो उसके अंतर्गत इसको लाया गया था। तो इसी के अंतर्गत जैसे हमारे भारत में क्या द्वितीय नागरिकता है या एकल नागरिकता है? तो याद रखिएगा हमारे भारत में एकल नागरिकता है। जैसे अगर आप अमेरिका देखो या अन्य
राज्यों को देखो, अगर जो कंट्रियां हैं उनकी बात करें देशों की, तो वहां पर भी कहीं कहीं आपको दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। मगर हमारा जो देश है यहाँ पर सिर्फ क्या है, कुछ नागरिकता के कुछ प्रावधान दिए गए। ये तो वंशानुगत यहाँ पर हो सकता है, यहाँ का स्थायी होना चाहिए और इस राज्य में रहने वाला होना चाहिए जन्म से, या फिर आपके प्रमाण पत्र, ये जो भी चीजें हैं आप विदेशी नहीं दे, विदेशी जो है उनको यहाँ पर नहीं मिल सकता। या तो उनको अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तब जाके भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अगर भारत का जो नागरिक है अगर वो विदेश की नागरिकता धारण कर लेता है, तो उसके भारत की नागरिकता क्या करनी पड़ेगी, उसको समाप्त करनी पड़ेगी। उसको एक ही जगह की नागरिकता मिलेगी। दोहरी नागरिकता का मतलब कि 2 जगहों की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए। पहला, जन्म के आधार पर। यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तथा उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो ऐसा बच्चा भारत का नागरिक होगा। दूसरा, शर्तें क्या है थी? शर्तों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रवक्ता की जो विशेष का तैयारी कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखें। एक बार दोबारा इसको रिपीट करो। जन्म के आधार पर। यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तथा उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो ऐसा बच्चा भारत का नागरिक होगा। दूसरा, वंश के आधार पर। यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है तथा भारत से अगर बाहर रहता है तो उसको भी यहाँ पर की नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि उसने वहाँ की नागरिकता नहीं ली है। एज इट इज वो या तो वहाँ काम करने के लिए गया है, क्योंकि जब वहाँ की नागरिकता अगर ले लेगा तो उसको भारत की एक जगह की नागरिकता क्या करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तथा भारत का, हाँ कोई बात नहीं। वंश के आधार पर। यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से कहीं बाहर होता है तथा उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तथा अवैध प्रवासी ना हो, तो ऐसा बच्चा वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर। यदि कोई विदेशी पिछले 7 वर्षों से भारत में रह रहा है या कोई व्यक्ति ऑफिस में नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण किया हो, तो ऐसा व्यक्ति पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक होगा। चौथा, देशीकरण के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति पिछले 12 वर्षों से भारत में रह रहा है तथा भारत के संविधान का सम्मान करता हो, राष्ट्रीय झंडे को अपनाता हो, भारत के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हो तथा 22 भाषाओं में से तथा संविधान में दिए गए 22 भाषाओं में से किसी एक का जानकार हो, अपने मूल देश की नागरिकता त्याग दी हो या त्यागने के लिए तैयार हो, तो ऐसे व्यक्ति प्रकृति आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। ये देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने बताया था, जिस तरीके से इन्होंने इस चीज का वर्णन किया गया। अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई अमेरिका का व्यक्ति है, अगर उसने भारत की नागरिकता के लिए अगर एक जो प्रॉपर चैनल होता है ना, अगर यहाँ इसने रजिस्ट्रेशन के लिए अगर अप्लाई किया है, तो उस शर्त में उसको क्या दी जा सकती है, भारत की नागरिकता दी जा सकती है। मगर टर्म कंडीशन क्या होगी, तो उसको पहले वहां की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। और जो हमारे जो संविधान में जो सारी चीजें दी गई हैं, चाहे वो हमारे देश का जो तिरंगा है उसे अपनाएगा, और साथ ही जो हमारी जो संविधान में जो 22 भाषाओं की जो हम बात करते हैं, तो उनमें से किसी एक भाषा को क्या होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, या उसको बोलने की वो क्षमता रखना हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या दिया जा सकती है, यहाँ की नागरिकता प्रदान की जा सकती है ना। चलिए आगे बढ़ो। पांचवा, अधिकरण के आधार पर। यदि किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे। भारत की नागरिकता को समाप्त। अब यहाँ पर एक अधिकरण की बात करते हैं। अधिकरण क्या होता है? सरकार किसी भी क्षेत्र को क्या करती है, अधिकरण करने का मतलब होता है कि सरकार किसी क्षेत्र को अपने अधीन उसको ले लेती है, तो वो सरकार के क्या हो गया, हिस्से के रूप में। अगर मान लीजिए 2 पल के लिए, अगर हम 2 पल के लिए सोचो कि नेपाल का कुछ ऐसा ऐसा एरिया जो भारत से जुड़ा हुआ है, या भारत का ही हिस्सा था, या फिर नेपाल के हिस्से में चला गया। अगर भारत सरकार अगर चाहती है उसको अधिकरण कर लिया जाए, तो भारत सरकार अपने आप में उसे अगर मिला लेगी, तो उस क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं वो फिर उस देश के नहीं होंगे, वो किस देश के हो जाएंगे, भारत के हो जाएंगे, क्योंकि भारत ने उस क्षेत्र को क्या कर अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया, अधिकरण कर लिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या होंगे, वो सारे व्यक्ति किसके नागरिक होंगे, वो भारतीय हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है पहले स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से नागरिकता का त्याग कर दिया हो, तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। या किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो और पिछले 7 वर्षों से भारत से संबंध खत्म कर दिए हो, तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। देखिए, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, किस कंडीशन में भारत का नागरिक अगर कोई व्यक्ति कैसे नहीं हो सकता। मान लीजिए मैं 7 वर्षों से विदेश में रह रहा हूँ, या फिर मैंने यहाँ पर किसी तरीके से कोई भी रिश्ते नाते या उसके जो भारतीय जो संस्कृति उनको मैंने फॉलो नहीं कराया, तो इस कंडीशन में मेरी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए। बर्खास्ती के द्वारा। यदि किसी व्यक्ति पे देशद्रोह का आरोप सिद्ध हो जाता है तो सरकार ऐसी व्यक्ति की नागरिकता को छीन लेती है। देखिए, संविधान में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, अगर हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अगर देखें, अगर जनता का अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो देश के विरुद्ध जाता है, ये देश के विरुद्ध ऐसी चीजें करता है जिससे कि हमारे देश की अस्मिता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उड़ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, सरकार खुद ही संविधान के में इस चीज का भी जिक्र किया गया है कि उसकी नागरिकता को हम छीन सकते हैं। हम जैसे अगर हमारे जो मौलिक अधिकार है, तो हमारे जो मौलिक अधिकार है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें मौलिक अधिकार, तो वो हमारे लिए क्या है, जीवनदायिनी के रूप में। ये सरकार इसको किस कंडीशन में नहीं छीन सकती है, मगर क्या होता है जिसमें आपातकाल उपबंध लगते हैं तो उस कंडीशन में कुछ ही अधिकार छीने जा सकते हैं, मगर पूरे अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं। तो ये इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अगर हमारे देश के लिए अगर कोई गलत चीजें करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, या तो देश से बाहर कर देंगे या फिर उसकी पूरी तरीके से नागरिकता समाप्त कर देंगे उसको, या तो हम नजरबंद कर देंगे। नजरबंद का मतलब होता है कि हम उसको कहीं पर जेल में डाल देंगे। चलिए, या किसी ने प्रकृति पंजीकरण के आधार पर प्राप्त किया हो या किसी या अन्य देश में उसे 2 साल से अधिक की सजा हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता सरकार द्वारा छीन। ठीक है, थोड़ी जोर से बोलिए। कहने का मतलब है कि भैया अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे देश का, अगर कोई व्यक्ति बाहर जॉब कर रहा है या किसी भी ऐसे चीज में अगर फंस जाता है या कहीं उसने कुछ ऐसा अपराध कर दिया है जिसको वहां की सरकार ने या उस देश के सरकार ने क्या है उसको सजा दे दी, तो जब उसको सजा दे दी है तो इस कंडीशन में भारत सरकार उसकी नागरिकता क्या कर लेगी, छीन लेगी, छीन लेगा, उसकी पूरी तरीके से समाप्त कर देगी। चलिए, ठीक है। तो ओवरऑल आज हमने जो भाग 1 है, भाग 1 में क्या क्या चीजों का जिक्र किया गया है वो सारी चीजें आपके सामने रखी हैं। तो यहाँ से बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन बने हैं। हमने जो क्वेश्चन बने आपके सामने हमने रखे हैं, तो निश्चित रूप में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इसी तरीके से ये श्रृंखलाएं निरंतर चलती रहेंगी। तो मैं अपेक्षा करता हूं जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप में आप लोग भी इसी तरीके से सीखें। आपको जिस तरीके से चंपा को बाय हार्ट याद है इन चीजों को, तो उसी तरीके से अगर आपको भी ये बाय हार्ट अगर याद हो जाएंगे तो आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं तो वहां पर आप बिल्कुल भी बीट नहीं होंगे। तो वो चीज को आप बहुत शानदार तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप बहुत अच्छा तैयारी करेंगे। मुझे पूरी तरीके से मैं आश्वस्त हूँ कि आप अच्छा जीवन में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।